नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आराध्या क्लासेस में। यह कक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है जो नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हम केवीएस मदान की पुस्तक को ऑडियो और वीडियो के रूप में देख रहे हैं और ये नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के लिए है। हम यूनिट फर्स्ट कर चुके हैं, यूनिट सेकेंड के भी 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे, अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान, मेन स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। नेट परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अनुसंधान प्रक्रिया के सोपानों से संबंधित पूछे जाते हैं। परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इनके क्रम पर विशेष ध्यान दें। मुख्य तौर पर अनुसंधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 मानदंड अपनाए जाते हैं। अनुसंधान का नियोजन कुछ दृष्टिकोण को ध्यान में रख के किया जाता है और इनके संकलन के आधार पर ही शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है। यह दृष्टिकोण गुणात्मक या मात्रात्मक या इन दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है। यह मुख्य अध्ययन के विषय पर निर्भर होता है। अनुसंधान में चिन्हित समस्याओं या प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए निर्णित चरणों के तार्किक क्रम को अनुसंधान क्रियाविधि रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। इससे कई प्रक्रियाओं, विधियों या तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ यथासंभव निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। क्रसवेल द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अनुसंधान में 3 आधारभूत चरणों को समावेशित किया जाता है। समस्या को चिन्हित करना, समस्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए प्रदत्त एकत्रित करना, कलेक्टिंग डाटा टू आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर ढूंढना, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जब हम प्रदत्त एकत्रित करते हैं, डाटा एकत्र करते हैं, तो उन पर कुछ सांख्यिकीय या गणितीय गणना की जाती है जिसको विश्लेषण कहा जाता है। हम प्रदत्तों में कुछ पैटर्न स्थापित करना चाहते हैं जिसके आधार पर किसी सिद्धांत के सूत्रीकरण या निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। कौन सी विधि प्रयुक्त करनी है, गुणात्मक या परिमाणात्मक, यह प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है कि शोध विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है या फिर प्राकृतिक विज्ञान से। अब हम यहाँ पर देखेंगे अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान। देखिए, सोपान दिया हुआ है, 4 सोपान दिया हुआ है। तो पहला सोपान देखेंगे हम, अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। दूसरा है अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना। तीसरा दिया हुआ है प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना। चौथा दिया हुआ है प्रतिदर्श चयन। तो अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण में साहित्यावलोकन, उद्देश्यों का निरूपण, चरों को चिन्हित करना, उपकल्पना का सूत्रीकरण। फिर अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना में दिया है समस्या की संरचना, अध्ययन अभिकल्प, प्रयोगात्मक, गैर प्रयोगात्मक। और प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना में दिया है प्रदत्त के प्रकार, प्रदत्त एकत्रित करने की विधि। और प्रतिदर्श चयन, प्रतिदर्श का प्रकार, संभाव्यता, असंभाव्यता, प्रतिदर्श अभिकल्प का निर्धारण। फिर 5वां सोपान दिया हुआ है हमारा अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। उसमें क्या है, आवश्यकता, लाभ, प्रतिदर्श का प्रकार, निधिकरण, आवश्यकताएं इत्यादि। फिर प्रदत्तों का एकत्रीकरण, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली इत्यादि। फिर प्रदत्त प्रसंस्करण और विश्लेषण, संपादन और कूटन, प्रदत्त वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण, उपकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण। फिर सोपान 8 दिया है रिपोर्ट लेखन, शोध रिपोर्ट का प्रारूप, शीर्षक, पृष्ठ, विषय सूची, क्रियाविधि इत्यादि। इस तरह के 8 सोपान दिए हुए हैं। इन 8 सोपान को याद कर लीजिए। सोपान फर्स्ट देखते हैं हम, अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का यह पहला चरण है। इस विधि का प्रयोग तथ्यों की खोज और समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। पहले शोध समस्या या प्रश्न की प्रकृति जान ले, तभी उसके समाधान के बारे में सोचा जा सकता है। अब हम देखेंगे अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण के प्रयुक्त सोपान। पहला दिया है अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान, आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट।
फिर व्यापक क्षेत्रों को उप क्षेत्रों में विभाजित करना, डिवाइडिंग बोर्ड एरियाज इनटू सब एरियाज। और अभिरुचि के क्षेत्रों का चयन करना, अनुसंधान में प्रश्न या समस्या चिन्हित करना, व्यापक उद्देश्यों का निरूपण करना, उद्देश्यों का आकलन और समीक्षा करना, फिर मुख्य उद्देश्य और उप उद्देश्यों का वर्णन आगे किया गया है। अनुसंधान समस्या का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुसंधानकर्ता का सरोकार एवं रुचि। सामान्यतः अनुसंधान में संसाधनों का बहुत उपयोग होता है। शोध में कई अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए वांछित प्रेरणा स्तर डिजायर्ड मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने के लिए शोधार्थी की शोध परियोजना में रुचि होना आवश्यक है। प्रबंधनीय परिमाण शोध अध्ययन का नियोजन यथासंभव उपलब्ध समय और संसाधनों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए, इसलिए इसमें स्पष्टता का घटक होना चाहिए। अवधारणा का मापन। अवधारणाओं के संकेतक, सूचक, मापन विधि आदि पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए। विशेषज्ञता का स्तर लेवल ऑफ एक्सपेरिटाइज। अनुसंधान में शोधकार के लिए कौशल के पर्याप्त स्तर की आवश्यकता होती है। प्रासंगिकता यह भी एक वस्तुनिष्ठ शब्द है, लेकिन शोधकर्ता और उसके गाइड के लिए यह ध्यान रखने योग्य बात है। प्रदत्तों की उपलब्धता एबिलिटी ऑफ डाटा। शोध अध्ययन के विषय को अंतिम रूप देने से पहले उससे संबंधित प्रदत्तों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नैतिक मुद्दे एथिकल इश्यूज। अनुसंधान समस्या के निरूपण से पहले नैतिक मुद्दों और उनका निदान सोच कर रखना चाहिए। नैतिक मुद्दे क्या है उसमें? अनुसंधान समस्या के निरूपण से पहले नैतिक मुद्दों और उनका निदान सोच कर रखना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं साहित्य का प्रारंभिक अवलोकन। साहित्य की समीक्षा संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। किसी भी शैक्षिक अनुसंधान पर कार्य करने से पूर्व शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले अपने विषय से संबंधित साहित्य, पत्रिकाओं तथा सूचनाओं का सर्वेक्षण करे। ऐसा करना प्रत्येक परिचालन चरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस सोपान के माध्यम से शोधकर्ता स्वयं को संभावी शोध विषय के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवा पाता है। साहित्य की समीक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। यह समीक्षा अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता के ज्ञान को बढ़ाती है। इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता समस्या पर सुचारू रूप से ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसमें अधिक स्पष्टता आती है। इससे अनुसंधान की प्रामाणिकता में सुधार लाने में भी सहायता मिलती है। यह अनुसंधान क्रियाविधि में सुधार लाने में सहायक होता है। इसके द्वारा महत्वपूर्ण चरों को खोज पाना संभव हो जाता है। 5th नंबर दिया है, यह अनुसंधान के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसमें हमें यह भी पता चलता है कि वर्तमान ज्ञान संग्रह में अनुसंधान की वजह से कितनी वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में मुख्य 3 चरण हैं: वर्तमान साहित्य की खोज, समीक्षा और सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करना सम्मिलित है। साहित्य के अवलोकन के मुख्य स्रोत पुस्तकें, पत्रिकाएं होती हैं। पत्रिकाओं में यह संभावना विशेष रूप से रहती है कि पूर्व अनुसंधान के निष्कर्षों और उनके प्रकाशन में 2 या 3 वर्ष का अंतराल रह जाए। आजकल शोधार्थी इंटरनेट पर भी काफ़ी सीमा तक निर्भर हैं, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि नेट पर उपलब्ध जानकारी के स्रोत प्रमाणित हों। शोध के अंत में साहित्य अवलोकन के स्रोतों को संदर्भ ग्रंथ सूची में सूचीबद्ध किया जाता है। उद्देश्यों का निरूपण। उद्देश्य वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें आप अपने अध्ययन से प्राप्त करते हैं। वे पाठकों को इस बात से अवगत कराते हैं कि शोधकर्ता शोध कार्य के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहता है। उद्देश्यों के बहुत ही सटीक और विशिष्ट होने चाहिए। उद्देश्य 2 शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जा सकता है: मुख्य उद्देश्य, उप उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य को हम शोध अध्ययन का मूल तत्व भी कह सकते हैं। जो मुख्य उद्देश्य होता है उसे हम शोध अध्ययन का मूल तत्व कह सकते हैं। इससे शोध को दिशा बोध मिलता है। इनमें चरों के संभावी परस्पर संबंधों जिनको शोधकर्ता स्थापित करना चाहता है के बारे में जानकारी मिलती है। उप उद्देश्य विषय के वह विशेष पहलू हैं जिनकी आप अपने अध्ययन की मुख्य रूपरेखा में
जांच करना चाहते हैं। उपउद्देश्य आपने देखा कि उपउद्देश्य विषय के वो विशेष पहलू हैं जिनकी आप अपने अध्ययन की मुख्य रूपरेखा में जांच करना चाहते हैं। पहला दिया है, उद्देश्यों को संख्या अनुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उद्देश्यों के शब्द स्पष्ट, पूर्ण एवं विशिष्ट होने चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य में अध्ययन के केवल एक ही पहलू को सम्मिलित करना चाहिए। उद्देश्य को लिखते समय कार्योन्मुख शब्दों एवं क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। उद्देश्य मुख्य शब्दों के साथ आरंभ होने चाहिए, जैसे निर्धारण करना या पता लगाना या मापना या स्पष्ट करना आदि आदि। मुख्य उद्देश्य एवं उप उद्देश्य का उदाहरण। मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग और छात्र प्रदर्शन के मध्य संबंध का पता लगाना। उप उद्देश्य आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग और छात्र प्रदर्शन के मध्य संबंध के विस्तार की सीमा का पता लगाना। सरकारी और निजी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग की तुलना करना। आधुनिक शिक्षण के प्रभाव और छात्रों के प्रेरणा स्तर को जानने का अध्ययन करना आदि। अवधारणा एवं चर। संप्रत्यय या अवधारणा मूलतः प्रेक्षण और अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार के प्रति सामान्यीकृत धारणा या विचार है। किसी भी व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में सिद्धांत की स्थापना हेतु कुछ विशिष्ट अवधारणाओं का उपयोग करना आवश्यक होता है। अगर इनका भौतिक अस्तित्व न हो तो इनको मानस रचनाकृति भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बुद्धि या निष्कपटता मानस रचनाकृति है जिसका हम अपने शोध में उपयोग करना चाहते हैं। इसका प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। हम उस व्यवहार या उसके घटकों का प्रेक्षण या मापन करते हैं जो कि बुद्धि या निष्कपटता का प्रतिनिधित्व करता है। मानस रचनाकृति अपने आप में विविध संप्रत्यों का सम्मिश्रण हो सकता है जिनके अनुसार उस काल्पनिक रचनाकृति को स्वयं का आकार, अर्थ तथा कार्यक्षेत्र प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं चरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। निराश्रित एवं स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसमें वो जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। स्वतंत्र चर को उद्दीपन चर भी कहा जाता है। आश्रित या परतंत्र चर। आश्रित चर वह चर होता है जिसका अध्ययन या मापन किया जाता है। आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं। इन पर प्रयोगकर्ताओं का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब हम देखेंगे चरों के प्रकार। चरों के प्रकार पहले तीन प्रकार दिए हैं। करणीय संबंधों के आधार पर, अध्ययन अभिकल्प के आधार पर और मापन की इकाई के आधार पर। करणीय संबंधों के आधार पर निराश्रित चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर, बाह्य चर। और अध्ययन अभिकल्प के आधार पर दो भाग दिए गए, श्रेणीगत चर, निरंतर चर। फिर श्रेणीगत चर को तीन भागों में विभाजित किया गया है, स्थिर चर, द्विगोष्ठी चर और बहुगोष्ठी चर। फिर मापन की इकाई के आधार पर चर, सक्रिय चर और विशेषता चर। फिर पहला उदाहरण, यदि कोई इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करता है कि विटामिन किसी व्यक्ति की आयु संभाव्यता का विस्तार कर सकता है, तो इस प्रयोग में विटामिन की मात्रा स्वतंत्र है, कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए या किस वैज्ञानिक विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर दूसरा दिया है, इस प्रयोग से जीवन अवधि को हम आश्रित चर अथवा स्वतंत्र चर द्वारा प्रभावित चर कहेंगे। दूसरा उदाहरण दिया है, परीक्षा में प्राप्त अंक परिश्रम एवं बौद्धिक स्तर पर निर्भर करते हैं। तो आश्रित चर, परीक्षा में अंक 0 से 100 तक मापा गया है और निराश्रित चर परिश्रम घंटों में मापा गया है एवं बौद्धिक स्तर IQ। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अनुसंधान में हस्तक्षेप चर और बाह्य चर भी हो सकते हैं। हस्तक्षेप चर क्या है? इन्हें मध्य चर के रूप में भी जाना जाता है। वह स्वतंत्र और आश्रित चर के मध्य संबंध स्थापित करते हैं और इसमें एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है। ये चर अनुसंधान प्रक्रिया को भी समझने में सहायक होते हैं। बाह्य चर, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कई कारक या चर हो सकते हैं जो कि परिणाम को प्रभावित करते हैं। वे चर वास्तव में परिणामों की व्याख्या करने में स्वतंत्र चर के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
शोधकर्ताओं की इन चरों का अध्ययन करने की वास्तविक या विशेष रुचि नहीं है। अध्ययन अभिकल्प के आधार पर चरों के प्रकार। अध्ययन अभिकल्प, जिसका वर्णन आगे किया गया है, के आधार पर चर दो प्रकार के हो सकते हैं: श्रेणीगत चर और निरंतर चर। श्रेणीगत चरों को नामिक या क्रम सूचक स्केल पर मापा जाता है। श्रेणीगत चरों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सतत या स्थिर चर, जिनका केवल एक ही मान हो, उदाहरण के लिए फूल और पेड़ आदि। द्विगोष्ठी चर, ऐसे चरों में प्रदत्तों की दो श्रेणियां होती हैं, जैसे कि नर और मादा, अमीर और गरीब आदि। बहुगोष्ठी चर में इसमें दो से अधिक श्रेणियां होती हैं, जैसे कि औसत से कम, औसत, औसत से अधिक आदि। फिर मापन की इकाइयां। मापन की इकाई के आधार पर चर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: सक्रिय चर, जिनमें हेरफेर या कार्य साधन किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि इनको नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि तापमान, दवाई की मात्रा आदि। विशेषता चर, लिंग, आयु आदि को बदला नहीं जा सकता या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। निरंतर या परिवर्तनीय चर, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। निरंतर चर एक ऐसा चर है जो कि कोई भी संभावित मान धारण कर सकता है, अर्थात मानों की अनंत संख्या है। उदाहरण के लिए मनुष्य की लंबाई, भार आदि। जनवरी 2017 की नेट परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न भी पूछा गया था। एक निरंतर चर एक असतत चर के विपरीत होता है। असतत चर केवल विशिष्ट मान ही ले सकता है। संभावित रूप से उन मानों की अनंत संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक संख्या भिन्न है और बीच में कोई और दशमलव मान नहीं आएगा। असतत चर संख्यात्मक हो सकता है, जैसे कुर्सियों की संख्या, लेकिन यह इस प्रकार भी हो सकता है जैसे कि पुरुष या महिला एवं अच्छा या बुरा। हम देखेंगे स्वतंत्र आश्रित बाह्य चरों के मध्य संबंध है कि इनके बीच क्या संबंध है। धूम्रपान से क्या प्रभाव पड़ सकता है? हृदय रोग हो सकते हैं, श्वास रोग हो सकता है। कल्पित कारण, फिर कल्पित प्रभाव, आश्रित चर और कल्पित धूम्रपान से कल्पित कारण और स्वतंत्र चर, और इनके संबंध पर प्रभाव दिया गया है। व्यक्ति की आयु, धूम्रपान की सीमा, धूम्रपान की अवधि, दैनिक व्यायाम की सीमा। वाह्यचर, ये सारे वाह्यचर हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्र चर है, वाह्यचर है, इनके मध्य संबंध है, और आश्रित चर है। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो उसके उम्र, उसके रोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसे स्वतंत्र चर दिया धूम्रपान क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन धूम्रपान से अगर किसी को हृदय रोग हुआ या कोई श्वास रोग हुआ तो ये क्या हो गया? आश्रित चर हो गया। ये स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव पड़ा। ये आश्रित हृदय रोग क्या है? यदि धूम्रपान कोई करता है तो किसी को रोग होता है, तो जो रोग हुआ वो आश्रित चर हुआ, और धूम्रपान अपने आप में स्वतंत्र चर है। और वाह्यचर क्या हो गया? व्यक्ति की आयु, धूम्रपान की सीमा, वो कितना कर रहा है, उसकी अवधि कितना टाइम कर रहा है, और दैनिक व्यायाम की सीमा। तो ये तीनों दिखाया गया है कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर और वाह्यचरों में क्या क्या संबंध है। फिर चरों का मापन, मेजरिंग वेरिएबल्स। अनुसंधान के अध्ययन के लिए चरों का मापन करना आवश्यक होता है। स्टीवन के अनुसार इनकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए मापनीय पैमाना चार प्रकार की हो सकती है: सांकेतिक या नामिक मापनी, इसे वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। जो सांकेतिक या नामिक मापनी होती है इसे वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। चरों को उनकी विविधता के अनुसार सांकेतिक मापनी द्वारा 1, 2 या 3 उप श्रेणियों में मापा जा सकता है। एक समूह या वर्ग के सदस्यों को प्रायः समान समझा जाता है। इसमें हम अंकों का प्रयोग इनको इंगित करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लिंग को 2 उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पुरुष और महिला। क्रम सूचक मापनी,
यह मुख्य रूप से उप समूहों को एक निश्चित आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। उदाहरण के लिए परीक्षा के अंकों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे संपूर्ण, परिमाणात्मक रूप में, अंकों में या फिर प्रतिशत में, प्रतिशत के रूप में, फिर श्रेणी ग्रेड्स में। इस तरह सामाजिक आर्थिक स्थिति को निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मध्यम वर्ग को आगे निम्न मध्यम, मध्यम मध्यम और उच्च मध्यम श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। अंतराल मापनी, इंटरवल स्केल जो होता है, यह मापन का तीसरा स्तर है। इसमें नामित और क्रमिक स्तरों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। इसके साथ साथ यह माप की इकाई का उपयोग भी करता है। उदाहरण के लिए सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अनुपात मापनी, रेशियो स्केल। जो रेशियो स्केल होता है, ये मापन का चतुर्थ स्तर है। इस स्तर का मापन अधिक यथार्थ या शुद्ध रहता है। यह मापनी वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक है। यह पैमाना परिमाणात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सांकेतिक, क्रम सूचक एवं अंतराल मापनी के गुणों का सम्मिश्रण है। इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। अनुपात मापनी में अंक या बिंदु समान दूरी पर होते हैं और इसका शून्य बिंदु अर्थपूर्ण होता है। देखते हैं मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। इधर मापनी दिया हुआ है, फिर उसकी प्रकृति दी है, नेचर दिया है, फिर मेजरमेंट दिया है, मापन दिया हुआ है। तो पहला दिया है नॉमिनल स्केल, वर्गीकरण, नामित, वर्गीकरण या नामित कह सकते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है? समानता, इक्विवेलेंस है। और मापन कैसे होगा? आवृत्ति वितरण, बहुलक, मोड जो होगा। फिर दूसरा दिया क्रमिक, ऑर्डिनल, समानता से बड़ा, मध्यांक, शतांश और रो। फिर अंतराल दिया है इंटरवल, समानता से बड़ा किन्हीं दो अंतरालों का ज्ञात करना। जो अंतराल दिया है, समानता से बड़ा और किन्हीं दो अंतरालों का ज्ञात अनुपात करना। इसमें मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशंस। फिर अनुपात, रेशियो, समानता से बड़ा किन्हीं दो अंतरालों का ज्ञात अनुपात किन्हीं दो मापनीय मूल्यों का ज्ञात अनुपात। तो इसमें ज्योमेट्रिकल मीन दिया है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया है। ज्यामितिक औसतांक दिया है और विचलन गुणांक दिया है। फिर हम आगे देखेंगे, ये मापन के स्तर हो गए। 4 प्रकार के मापने दिए हैं, फिर उनकी प्रकृति, उनका नेचर बताया गया, फिर वो कैसे मेजरमेंट करेगा। फिर हम आगे देखते हैं व्यवहार आधारित मापनी। एटीट्यूडनल स्केल। यदि आप शिक्षक के प्रति छात्रों के व्यवहार का पता लगाना चाहते हैं तो प्रश्नावली की रूपरेखा विस्तृत प्रश्नावली, ओपन इंडेड क्वेश्चनरीज या बंद प्रश्नावली, क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चनरीज या मिश्रित प्रश्नावली, कंबाइंड क्वेश्चनरीज हो सकती हैं। अगर शोधकर्ता ने बंद प्रश्नावली प्रश्न निर्मित किए हैं तो प्रतिवादी को यह विकल्प दिए जा सकते हैं: दृढ़तापूर्वक सहमत, सहमत, अनिर्णित, असहमत, दृढ़तापूर्वक असहमत। हम इन मानकों के संकेतों को लिकर्ट स्केल के उदाहरण के रूप में भी लिया जा सकता है। फिर व्यवहार आधारित पैमाने के प्रकार, टाइप ऑफ एटीट्यूडनल स्केल। गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यवहार आधारित मापनी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार आधारित मापनी के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। लिकर्ट मापनी, इसे संचित दर निर्धारण मापनी भी कहा जाता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक कथन या वस्तु का मापन वस्तु का समान महत्व या प्रभाव होता है, इसलिए उनकी मापनी पर भी मूल्य एक ही होना चाहिए। एक शिक्षक की गुणवत्ता में कई आयाम सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि ज्ञान के आधार, नॉलेज बेस, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, संगठन, शिक्षण सामग्री का संगठन आदि। अब हम शिक्षक के बारे में कथन को देखते हैं। शिक्षक के बारे में कथन दिया है: ज्ञान का अच्छा आधार, प्लस पॉइंट है। अपर्याप्त संचार कौशल, माइनस। शिक्षण सामग्री की अच्छी प्रस्तुति, प्लस। और प्रशासनिक योग्यता, माइनस और प्लस दोनों में दिया हुआ है। फिर प्रतिवादियों का विभिन्न पहलुओं के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकता है।
कुछ विवरण सकारात्मक, नकारात्मक या निष्पक्ष हो सकते हैं। कुछ उत्तरदाताओं का दूसरे दूसरे की तुलना में अधिक सकारात्मक रवैया हो सकता है या संख्यात्मक मापनी भी हो सकती है। फिर हम थर्स्टन मापनी देखते हैं। यह लिकर्ट मापनी जैसी ही है, लेकिन इस मापनी में भिन्न भिन्न विवरणों के प्रभाव या भार महत्व को निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे कि ज्ञान के आधार को 1.5 का भार महत्व दिया जाता है, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति को 2 का इत्यादि। गैटमैन मापनी यह मुख्य रूप से अनुपात मापनी पर आधारित है। इसे विकसित करना काफ़ी कठिन होता है। गैटमैन की जो मापनी होती है, इसे विकसित करना बहुत ही कठिन होता है। काफ़ी कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस। कई बार शोधार्थी शोध के लिए अधिक कारक या चर उपयोग में लाना चाहते हैं, लेकिन इससे शोध प्रक्रिया में जानकारी एकत्र करने, गणना आदि में समस्या आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हस्तलेखन और चित्रकारी में आपस में सकारात्मक सहसंबंध है, तो शोधकर्ता इनमें से एक ही को उपयोग में लाएं। इसको कारक विश्लेषण कहा जाता है। उपकल्पना का सूत्रीकरण करना। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है। जब हम किसी घटना या तथ्यों का अवलोकन करते हैं तो मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं। जिस घटना या वस्तु का वह अवलोकन करता है उसके बारे में व्याख्या, निरूपण या स्पष्टीकरण चाहता है, जिसमें ज्ञात तथ्य सहायता करते हैं, परंतु कुछ अवलोकनों का तथ्यों के अभाव में निरूपण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कुछ सिद्धांत या प्रतिमान स्थापित किए जाते हैं ताकि अप्रत्यक्ष तथ्यों का उपयोग प्रत्यक्ष को समझने में किया जा सके। तब यह अनुसंधान बन जाता है। अप्रत्यक्ष तथ्यों के बारे में शिक्षित अनुमान को उपकल्पना, परिकल्पना या अभिकल्पना कहा जाता है। फिर प्रदत्त के आधार पर उस शिक्षित अनुमान या समाधान को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इससे हमें समाधान की पृष्ठभूमि मिल जाती है। कुछ सामाजिक शोधों में परिकल्पना नहीं भी की जाती है या वह कभी देर के बाद प्रस्तावित किया जाता है, काफ़ी देर के बाद प्रस्तावित किया जाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो एक शोधकर्ता को समस्या के समाधान का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान हो तो फिर शोध की आवश्यकता ही नहीं। वह उसकी समस्या के बारे में एक शिक्षित अनुमान, एजुकेटेड गेस लगाना चाहता है, जिसको उपकल्पना कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के परीक्षण योग समाधान को कहते हैं। परीक्षण योग का अर्थ यह है कि उपकल्पना में चरों के बीच संबंधों को दर्शाता हुआ कथन सत्य है या असत्य। इसमें शोध को एक दिशा मिलती है। उपरोक्त चर्चा से परिकल्पना की निम्न विशेषताएं सामने आती हैं। यह एक अस्थायी कथन है या चरों के बीच तार्किक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास है। इस सोपान तक हम इसकी वैधता से अनभिज्ञ होते हैं। यह यथासंभव सरल होना चाहिए। इसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन संभव हो। उपकल्पना के मुख्य कार्य क्या दिए? मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। उपकल्पना का संबंध जनसंख्या या समष्टि की एक या एक से अधिक विशेषताओं से रहता है। हालांकि किसी शोध के लिए उपकल्पना तैयार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है। संपूर्णतः वैध अनुसंधान किसी उपकल्पना को तैयार किए बिना भी आयोजित किया जा सकता है। सामान्य रूप में उपकल्पना का सूत्रीकरण निम्नलिखित कार्य करता है। पहला है, यह शोध अध्ययन में अस्पष्टता एवं विशिष्टता लाते हैं। स्पष्टता और विशिष्टता लाते हैं। जो भी शोध अध्ययन होता है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह प्रतिदर्श अभिकल्प सैंपल डिजाइन तैयार करने में सहायता करता है। यह अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। इससे सिद्धांत विकसित करने में सहायता मिलती है। फिर उपकल्पना के प्रकार दिया है, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस दिया हुआ है। वर्णनात्मक उपकल्पना, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। यह उपकल्पना विशेषताओं का वर्णन करने के लिए तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की वर्तमान दर 10% है। सापेक्ष या संबंध परक उपकल्पना या 2 चरों के बीच के संबंध को दर्शाती है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं। फिर व्याख्यात्मक उपकल्पना, इसमें 2 चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए जब वेतन में वृद्धि होती है तो खाद्य वस्तुओं पर
व्यय में भी वृद्धि होती है। शून्य या रिक्त वैकल्पिक उपकल्पनाओं की अवधारणा, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर R.A. फिशर ने वैज्ञानिक जांच पड़ताल के द्वारा उपकल्पना या परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया गया था। तो ये जो शून्य अवधारणा है, उपकल्पना है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये R.A. फिशर के द्वारा की गई। शून्य उपकल्पना का सूत्रीकरण अनुसंधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान है। इस प्रकार की उपकल्पना में हम मानकर चलते हैं कि चरों में जिनके संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है उनके मध्य कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो शून्य संबंध है। उपकल्पना का कथन प्रचलित ज्ञान के विरुद्ध भी हो सकता है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। ये धारणा आम प्रचलित है कि कोचिंग से विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार या अंतर आता है, लेकिन जब हम शून्य उपकल्पना को वर्णित करते हैं तो ये मानेंगे कि कोचिंग से पूर्व और कोचिंग के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता। शून्य परिवर्तन तब इसको हम शून्य उपकल्पना कहते हैं। फिर हम इस कथन को प्रदत्तों से प्राप्त जानकारी या साक्ष्य के आधार पर चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन शोध एक विज्ञान है और यह साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। साक्ष्य जुटाने के लिए हम बच्चों के प्रदर्शन के पूर्व और बाद वाले प्रदर्शन के बारे में प्रदत्त एकत्रित करते हैं। यह उपकल्पना के कथन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यदि शून्य उपकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है तो वैकल्पिक उपकल्पना को स्वीकार किया जाता है। यदि जो नल हाइपोथेसिस है उसको अस्वीकार किया जाता है तो वैकल्पिक उपकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार किया जाता है। एक दूसरा उदाहरण भी लिया जा सकता है। मान लीजिए एक शिक्षक के रूप में आपकी यह धारणा है कि ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच हम कक्षा प्रदर्शन में काफ़ी अंतर है। ठीक है, हम काफ़ी अंतर देख सकते हैं, लेकिन शून्य उपकल्पना में हम ये मानेंगे कि ग्रामीण और शहरी छात्रों के कक्षा प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं है। तो हम छात्रों में से एक प्रतिदर्श का चयन कर प्रदत्त एकत्र करेंगे और परिकल्पना के कथन की वैधता की जांच करेंगे। इसके लिए हम कुछ गणितीय या सांख्यिकी गणना करते हैं ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यह उपकल्पना कानून की इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, अर्थात उसमें और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, जब तक कि उसके खिलाफ साक्ष्य न मिल जाए। इस प्रकार शून्य उपकल्पना में दो चरों में तब तक कोई अंतर नहीं माना जाता है जब तक कि शोध के परिणामों द्वारा यह सिद्ध ना हो जाए। इसे सांख्यिकी उपकल्पना भी कहते हैं। प्रोफेसर R.A. फिशर प्रतिकीर्ति के सिद्धांत, यादृच्छिकरण और अनुसंधान में स्थानीय नियंत्रण जैसी अवधारणाओं के मुख्य प्रतिपादक हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे दिशात्मक और गैर दिशात्मक उपकल्पना, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। छात्रों और छात्राओं के शैक्षिक प्रदर्शन से संबंधित अध्ययन में शून्य परिकल्पना यह होगी छात्र और छात्राओं का प्रदर्शन स्तर समान है। दिशात्मक उपकल्पना में यह कहा जा सकता है कि कक्षा प्रदर्शन में छात्र छात्राओं से अधिक सक्षम या छात्राएं छात्रों से अधिक सक्षम है। गैर दिशात्मक उपकल्पना सिर्फ यह कहती है कि कक्षा प्रदर्शन में छात्र और छात्राओं के बीच में प्रदर्शन का अंतर है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नानुसार हैं। किसी भी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और परिभाषित करना, इसमें अरेंजमेंट करनी है। समुचित शोध उपकरणों के अनुप्रयोग द्वारा आंकड़ा संग्रहण, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण और शोध का विकल्प विकसित करना, शून्य परिकल्पना के माध्यम से मुख्य शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना, शोध के सोपानों का सही क्रम दर्शाने वाले नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें।
तो हम देखते हैं। ए, किसी भी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और परिभाषित करना। पहले कोई जो समस्या होगी उसे हम पता लगाएंगे, फिर उसे परिभाषित करेंगे। फिर डी, शून्य परिकल्पना के माध्यम से मुख्य शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेंगे। फिर बी, समुचित शोध उपकरणों के अनुप्रयोग द्वारा आंकड़ा संग्रहण तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। फिर सी, परिकल्पना निर्माण और शोध का विकल्प विकसित करेंगे। फिर ई होगा शोध के सोपानों का सही क्रम। हमारा कौन सा उत्तर सही है? 1 नंबर है, ADBCE। आगे चलते हैं हम। शोध के निम्नलिखित सोपानों में से किसमें सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है? प्रतिदर्श चयन की पद्धतियों को परिभाषित करना और उनका निर्धारण करना, शोध समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, परिमाणात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन, परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण। तो इसका उत्तर दिख रहा है जैसा कि 4, परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण, जो कि सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है इसमें। दूसरा प्रश्न कौन सा दिया बेटा? तीसरा, प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु शोधकर्ता को उन मूल स्रोतों को इंगित करना होता है जहां से प्रदत्त लिए गए हैं। दूसरा दिया है प्रदत्त विश्लेषण, जो डेटा दिया हुआ है, प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन में शोधकर्ता को प्रयुक्त पद्धतियों को अपेक्षित कठोरता और उपयुक्तता का प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये दोनों विकल्प ही सही हैं, क्योंकि प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता को उन मूल स्रोतों को इंगित करना होता है जहां से प्रदत्त लिए गए, जहां से डेटा लिए गए हैं। दूसरा दिया है प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन में शोधकर्ता को प्रयुक्त पद्धतियों को अपेक्षित कठोरता और उपयुक्तता का प्रदर्शन करना पड़ता है। तो दोनों ही सही दिया हुआ है, तो कथन 1 और कथन 2 सही है। धन्यवाद साथियों। तो यहीं पर हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, स्टेप 2, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन की, कैसे हम रिसर्च डिजाइन करेंगे, तो हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।